नमस्कार, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं राग बिहारी। आज राग बिहारी में हम बात करेंगे तेजस्वी यादव पर। बिहार कांग्रेस लगातार यात्रा की, प्रचार की और तेजस्वी यादव के साथ दिखा कि रैलियों में किस तरीके से दोनों एक साथ थे। लेकिन अभी तक चुनाव नज़दीक है, अभी तक तेजस्वी यादव को संयुक्त रूप से सीएम फेस के रूप में नहीं बताया गया है। कांग्रेस का इस पर कोई ठोस बयान भी नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, आखिर में क्यों तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पे नहीं पेश किया जा रहा है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे एसआईआर की लिस्ट आ गई है। एसआईआर की फाइनल लिस्ट में क्या है, इस पर हम बात करेंगे। एनडीए में सीटों का बंटवारा भी अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन बातें चल रही हैं। अमित शाह बिहार पहुंचे थे। बिहार पहुंचने के बाद अभी आपने देखा किस तरीके से पवन सिंह मिलने पहुंचे थे उपेंद्र कुशवाहा से। तो तमाम गतिविधियां लगभग फाइनल हो रही हैं। क्या क्या हुआ है, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पंकज कुमार जी। सर, पहला सवाल यही है कि तेजस्वी यादव आखिर में अब क्या, अब तो एकदम से लगभग आखिरी पड़ाव पे चुनाव आ गया है और इस आखिरी पड़ाव में आने के बाद जिस तरीके से तेजस्वी यादव को सीएम फेस के तौर पे नहीं रखा जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस अभी भी असमंजस में है कि हमको सीटें उतनी नहीं मिलेगी, या हम गठबंधन में अभी भी शामिल होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, एक बात आपको बता दें कि जिस तरीके से लोग कांग्रेस को पिछलग्गू करार दे रहे थे बीजेपी में, कांग्रेस का कोई रवैया पिछलग्गू वाला है नहीं। और दरअसल कांग्रेस के भीतर की सोच अगर आपको बता दें तो कांग्रेस के भीतर की सोच बहुत साफ है कि हमें खोने के लिए क्या है, हमें पाने के लिए सब कुछ है। सीएम तो तेजस्वी यादव को बनना है, इसलिए हम डिफेंसिव होकर के चुनाव क्यों लड़ें, हम अपने हक और अधिकार को क्यों खो दें। और इसी अप्रोच से अल्लावरू आगे बढ़ रहे हैं। ये जान लीजिए, अल्लावरू में जिस तरीके से राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस है, उससे एक बात समझा जा सकता है कि वर्तमान समय में बिहार की दशा और दिशा कांग्रेस पार्टी में कोई तय कर रहा है तो वो शख्सियत अल्लावरू है। अब सवाल उठता है कि अल्लावरू चाह क्या रहे हैं। अल्लावरू देखिए मीडिया में बहुत वोकल है नहीं। हम लोग के कॉन्क्लेव में आए थे और मैंने उनको कई बार धन्यवाद भी किया था, पर आप नॉर्मली देखेंगे मीडिया से दूर रहते हैं, बहुत शांत होकर के काम करते हैं। आप को ये हम बता दें कि उनकी कमेटी के जो लोग हैं, और ख़ास तौर पर एक बड़ी टॉप कमेटी होती है इलेक्शन कमेटी कांग्रेस की, और वो हर जिले हर जगह में काम कर रही है और वो ये पता करने की कोशिश कर रही है कि कांग्रेस की ज़मीन है क्या, आरजेडी की ज़मीन कैसे है, और उस हिसाब से कांग्रेस अपने काम को अंजाम देने में लगी हुई है। अब सवाल उठता है कि भाई तेजस्वी यादव को क्यों कांग्रेस खुल करके सीएम उम्मीदवार का पद के लिए तैयार नहीं हो रही है। दरअसल ये स्ट्रैटेजिक भी है, दरअसल ये प्रेशर भी है। रणनीतिक तौर पर भी कांग्रेस को लगता है कि बहुत पहले तेजस्वी यादव को अगर डिक्लेयर कर दिया गया तो कांग्रेस का अपना जनाधार जो है वो कमेगा, घटेगा, कांग्रेस को नुकसान ज्यादा और फायदा कम होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि कांग्रेस को लग रहा है कि अगर तेजस्वी हमारी बात पूरे तरीके से नहीं मानते हैं तो हमको उनके पीछे पीछे नहीं चलना चाहिए। हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि आप बहुत हैरान मत होइएगा, कांग्रेस बहुत टफ डिसीजन भी ले सकती है, और ये मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं। दरअसल कांग्रेस को ये लगता है कि हमें बिहार में खोने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस में जो नेता राहुल गांधी के बड़े करीब हैं, चाहे कन्हैया कुमार हो चाहे अल्लावरू हो, जिनको कांग्रेस के बारे में चिंता है। कन्हैया कुमार भले ही खुल करके नहीं बोलते हो, लेकिन अल्लावरू तो जमीन पर काम कर रहे हैं ना, और वो काम कर रहे हैं। तो हमें ये भी जानकारी है कि 2029 तक अल्लावरू बिहार में ही बने रहेंगे, प्रोवाइडेड अल्लावरू खुद ना छोड़ना चाहे। मतलब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अल्लावरू को पूरी ताकत दे दी गई है। ये बात आप जान लीजिए, मेरे पास ये पुख्ता जानकारी है। इसलिए मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अल्लावरू कांग्रेस का पूरा ऑपरेशन करने में लगे हुए हैं कि इस तरह से चिकित्सा किया जाए कि कांग्रेस मजबूत होकर के उभरे। अब देखिए तेजस्वी की टैक्टिक्स क्या है कि अंतिम समय तक बातचीत का दौर चलता रहे, सीट बंटवारा का दौर चलता रहे। हम लोग जब बिहार गए थे 12 अक्टूबर के बाद, तो तेजस्वी उस समय यात्रा पे निकल गए थे, आपको याद होगा। दरअसल कांग्रेस के भीतर इस बात को लेकर के चर्चा थी कि ये जानबूझकर के तेजस्वी ऐसा कर रहे हैं क्योंकि सीटों के बंटवारे को उनको मतलब डिले करना था। ये एक डिले टैक्टिक्स है।
ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि जो तेजस्वी चाह रहे हैं उसको लेकर के कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने बहुत साफ रणनीति बना ली है कि जल्दी से सीट का बंटवारा करो, हमें जो सीट चाहिए वो डिक्लेयर कर दो। अगर टालते रहोगे, सोचोगे कि 2020 की तरह हम तुम्हारे पीछे लटकते रहेंगे और अंत में हमें डंप यार्ड समझ करके कोई भी सीट दे दोगे तो वो चलेगा नहीं। कांग्रेस ने 4 कैटेगरीज में सर्वे कराया है, सीटों का बंटवारा कर लिया है और कांग्रेस अब धीरे धीरे अपने उम्मीदवार को वहां कहना भी शुरू कर दी है कि भाई जाओ और अपनी तैयारी करो। हाँ, कांग्रेस मीडिया में नहीं आएगी, ये नहीं कहेगी कि हम नहीं मानते हैं, हम लोग बार बार ग्रिल करते तो वो कह देते हैं जनता तय करेगी, लेकिन कांग्रेस अपने रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस 2029 की तैयारी में है। ये जान लीजिए तेजस्वी यादव के माथे पर लकीर अब दिखाई पड़ती है। अल्लाह जिस तरह का सवाल मीटिंग में दागते हैं, संजय यादव और तेजस्वी यादव अनकंफर्टेबल होते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अभी बहुत सारी बातें बिहार में ऐसी चल रही हैं कि ये सारी खबरें दब जा रही हैं, लेकिन ये सच है कि कांग्रेस के लिए बात करने वाला नेता ऐसा है जो कांग्रेस के इंटरेस्ट के कॉस्ट पर किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, ये आप तय मान लीजिए। और कांग्रेस का इंटरेस्ट किस बात में छिपा है, कांग्रेस के प्रभारी के दिमाग में बहुत क्लियर है कि हमारी लड़ाई 2029 की है। राहुल को पीएम कैसे बनाना है, सीएम तेजस्वी को बनना है, इसलिए बिहार के चुनाव में तेजस्वी को कंप्रोमाइज करना होगा, कांग्रेस को कंप्रोमाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी अप्रोच और एटीट्यूड के साथ अल्लाह काम कर रहे हैं, जो कि आरजेडी के लिए मुश्किल का सबब बन सकता है। एक टाइम्स का सर्वे, एक रिपोर्ट आया है, टाइम्स नाउ का जेवीसी रिपोर्ट आया है, उसमें यह दिखाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो एसआईआर के लिए जितनी यात्राएं की, उन यात्राओं का जमीन पे उतना इम्पैक्ट नहीं दिखा है, लोग उसको मुद्दा नहीं माने हैं। और ये बताया जा रहा है कि इस बार मतलब एनडीए की सरकार भी बनती दिखाई दे रही है उसमें, उस रिपोर्ट में बाकायदा। और ये दिखा रहा है कि आरजेडी की सीट तो थोड़ा बहुत कम होगी, 74 के आसपास, कांग्रेस की सीट 11 से 14 सीटें आएंगी, उसमें ये दिखा रहा है। मतलब कांग्रेस कमजोर हुई है पहले से भी, वो ऐसा दिखा रहा है। तो क्या लगता है कि ये अल्लाह या जो भी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, आपको एक चीज अंकित आपको बता दें, कांग्रेस कमजोर है, कांग्रेस इस बात को मान रही है। और कांग्रेस अब कमजोरी की असली वजह क्या है, रूट कॉज है, कांग्रेस उसको एड्रेस करना चाहती है। भाई किसी के सहारे आप मजबूत तो नहीं हो सकते ना, आप इस बात को समझिए। और किसी के सहारे आप मजबूत होने का सोच रहे हैं तो आपको हर चुनाव में भीख के तरह ही सीट मिलेगा ना। राजनीति में कोई चीज भीख में नहीं मिलती, राजनीति में कभी कोई गिफ्ट नहीं मिलता, राजनीति में आपका हिस्सा मिलता है, सत्ता में भागीदारी मिलती है, और वो सब तय होता है आपकी राजनीतिक हैसियत के हिसाब से। तो बड़ा सवाल यह है कि आज कांग्रेस जैसी पार्टी के लिए क्यों सवाल उठ रहा है कि आप 70 सीट के भी हकदार नहीं, ऐसा क्यों होने लगा, जरा सोचिए। और इसीलिए अल्लाह इस बात को समझ रहे हैं। देखिए किसी सर्वे में क्या कुछ आया है वो अलग बात है, लेकिन अल्लाह कमिटेड है कांग्रेस को कैसे मजबूत करें, ये बात दिखाई पड़ रहा है। और इसीलिए कांग्रेस की जो लाइन शुरू से है, और उसमें राहुल गांधी का अप्रूवल है, टॉप लीडरशिप का अप्रूवल है, इसलिए आप देखेंगे एक ही ढर्रे पे बात करते हैं राहुल और अल्लाह। ये बात और है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह हमें गया में क्या बोले कि बताइए और कौन चेहरा है तेजस्वी के खिलाफ। लेकिन कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं, ऐसे अखिलेश प्रसाद सिंह भी प्रमुख नेता हैं, पर राहुल गांधी की टीम के जो बेहद विश्वस्त हैं, खासतौर पर बिहार के मसले पर, वो जान लीजिए वो तेजस्वी यादव को जो के बारे में जो अप्रोच लेकर के चल रहे हैं वो डे 1 से एक ही दिखाई पड़ा। अल्लाह तो कांग्रेस को कैसे मजबूत करना है, इसके लिए लड़ाई किससे लड़नी है, महागठबंधन में क्या लड़ाई होनी है और बाहर क्या लड़ाई होनी है, कांग्रेस उसको तय करना चाह रही है। कांग्रेस अपना जनाधार बनाना चाह रही है और उसको पता है कि हमें स्क्रैच से शुरू करना होगा। एसआईआर का फाइनल लिस्ट आ गया है और ये बताया जा रहा है कि जो वोट कटे हैं, तो क्या है इन सब चीज़ों में, इसके फाइनल लिस्ट में जरा उसके बारे में बात करिए। देखिए, जहाँ तक एसआईआर का सवाल है तो बड़ा सिंपल सा बात है। पहले हो रहा था 65 लाख वोट कट गया, अब हो रहा है 68 लाख वोट कट गया, और अब तो बीजेपी मजे ले रही है कि राहुल गांधी थूक कर भाग जाते हैं। ये किसके शब्द हैं? तो शेरगिल के शब्द हैं, जो कभी कांग्रेस में होते थे, अब बीजेपी के
प्रवक्ता हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी के लिए बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बताइए इतने दिन में ना एक कोई रिपोर्ट दिया गया, ना कोई कंप्लेन किया गया, ना कोई डेटा दिया गया इलेक्शन कमीशन के पास, तो आखिरकार ये किस तरह का नाटक था? ये 16 दिन की यात्रा किस लिए थी? किसको ठग रहे थे? ना कोई प्रूफ, ना प्रमाण, ना कहीं जाना, ना किसी तरह का कोई एविडेंस देना। ये क्या बताता है कि राहुल गांधी की फितरत कैसी है? बीजेपी अब अपना ढोलक बजाना शुरू कर चुकी है और जो SIR के मसले पर जो बीजेपी कह रही है पलायन की वजह से, मौत की वजह से, कई बार एक वोटर के नाम लिखे जाने की वजह से तकरीबन 68 लाख लोगों का वोट कटा है। लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में ओवरऑल मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, क्योंकि कई लोग अब उस एज में आ चुके हैं जो कि वोट देने के लिए तैयार हैं। तो ये सारी बातों का जिक्र बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं। जिस तरीके से फाइनल लिस्ट आ गई, अब उसकी चर्चा हो रही है। खास तौर पर अगर आप देखें कि उन जिलों में जहां पर लोगों के नाम कटने की वजह बताई जा रही थी, घुसपैठ है, बताया जा रहा था कि लोग बाहर से आए हैं, इन तमाम चीज़ों को भी परखा गया है और ऐसा पाया गया है कि उन जिलों में वोटों की संख्या घटी है। तो वोटों की संख्या घटने की अगर कोई जेन्युइन वजह है तो इलेक्शन कमीशन सब सामने रख रहा है। अगर किसी को आपत्ति है तो इलेक्शन कमीशन ने बड़ा साफ कहा कि आप आइए, बताइए, हम उसको करेक्ट करेंगे। तो वो समय भी निकल चुका है, इसलिए बीजेपी के हाथ में फिर से एक ऐसा मुद्दा मिल गया है अंकित, जिसको लेकर के बीजेपी अब कांग्रेस को बुरे तरीके से घेरने में लग गई। अच्छा, इस पर प्रशांत किशोर भी कहते हैं कि जो लिस्ट आ रही है, जो भी सर्वे का जो रिपोर्ट आ रहा है, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं और जो वोटर हैं वो वही मायने रखता है। तो अब इतने ज़्यादा वोटर हैं, 7 करोड़, वो सब डिसाइड करेंगे कि क्या कैसे होगा। इसका असर, फायदा क्या कांग्रेस को होगा जो SIR हुआ देखिए, है? प्रशांत किशोर रणनीतिकार तो रहे हैं ना, और अभी बिहार में वो 2-3 साल से गांव-गांव घूमे हैं। तो प्रशांत किशोर को कितने वोट मिलेंगे, कितनी सीटें मिलेंगी, ये एक अलग बात है। पर प्रशांत किशोर अकेले विपक्ष की भूमिका में तो दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं कि SIR कोई मुद्दा नहीं है, तो आप समझ लीजिए जमीन पर है क्या। तो प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उस बात को खारिज नहीं किया जा सकता। यही तो सवाल है, कांग्रेस की समस्या ही तो यही है कि जिस मुद्दे को वो पिक करती है, क्या वो उसके जरिए वो लोगों को टच कर पाती है, क्या लोगों के दिलो दिमाग में अपना जगह बना पाती है। ये सारे ऐसे मुद्दे हैं और उस पर असली मोहर चुनाव परिणाम के बाद लग पाएगा। और पीके ने जो कहा है, आप समझ लीजिए कि उसी लाइन पर कहा है। इसलिए इस इतने अहम मुद्दे पर जहां सब विपक्ष एक दिखाई पड़ता था, वोट चोरी की बात हो रही थी, उसमें पीके का अलग लाइन ये बताता है कि पीके को ग्राउंड की समझ क्या है। अब सवाल ये उठता है कि ये ग्राउंड की समझ होना और एक संगठन खड़ा करना, अपनी समझ को जीत में तब्दील करना, लोगों का वोट हासिल कर लेना, इसमें कितना पीके सक्सेसफुल होते हैं वो अलग बात है। क्योंकि भाई वोट तो और लोग देंगे ना, पीके की समझ को और लोग समझ जाएंगे तभी तो वोट करेंगे। तो ये देखना दिलचस्प होगा। पर पीके मुद्दे को समझते हैं और इसी की वजह, यही वजह है कि उनको लोग कुशल रणनीतिकार मानते हैं। अब कुशल राजनेता तब मानेंगे जब उनको जीत मिलेगी। तो इसलिए मैंने कहा कि ये इस मुद्दे पर पीके बात कर रहे हैं और जो लाइन ले रहे हैं, निश्चित तौर पर इसके मायने तो हैं। अब एनडीए पे भी लास्ट में आ जाते हैं कि एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग कह रहे हैं कि अंदर से तमाम मीटिंग चल रही है। अमित शाह दौरा कर रहे हैं, जो नाराज़ थे उन सबको सेट किया जा रहा है। बड़े बड़े लोग, आनंद मिश्रा हों, फिर पवन सिंह आ गए और पार्टियां तो फिर हर यूनाइटेड हैं। क्या माना जाए कि एनडीए में सब कुछ ठीक है और सही तरीके से आ जाएगा? देखिए, एक बात आप समझिए, माहौल बनाया गया है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन अमित शाह रणनीतिकार हैं, वो भी चाणक्य हैं। उनको पता है कि समीकरण क्या होता है, उनको पता है जातीय समीकरण की वजह से लोकसभा में एनडीए कितनी सीटें हार गई। अरे एक दिक्कत हुआ औरंगाबाद में, उसका असर दिखाई पड़ा कहाँ? आरा में। उसका असर दिखाई पड़ा कहाँ? काराकाट में। उसका असर दिखाई पड़ा कहाँ? तो बक्सर में। तो आप समझिए, और ये कंफ्यूजन कहां पैदा हुआ? क्योंकि आप देखिए, औरंगाबाद में अभय कुशवाहा उम्मीदवार थे, किनके खिलाफ खड़े थे? सुशील सिंह के खिलाफ खड़े थे। वो चित्तौड़गढ़ कहा जाता है राजपूतों का, वहां पर सुशील सिंह हार गए और अभय कुशवाहा जीत गए।
उसका असर आपको कहां पे दिखाई पड़ा? तो काराकाट में। काराकाट में राजपूतों ने पवन सिंह को वोट कर दिया। पवन सिंह एनडीए के उम्मीदवार थे नहीं, एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा थे। अब इस चुनाव का असर आरा में पड़ गया, जिस वजह से आरके सिंह हार गए। और आरके सिंह हारे तो फिर क्या हुआ कि उसका कमोबेश असर बक्सर में भी पड़ गया। तो ये जो शाहाबाद और मगध का इलाका है, उसमें अब अमित शाह समझ गए, पार्टी के रणनीतिकार समझ गए कि भाई राजपूत और कुशवाहा का इक्वेशन कैसे बढ़िया बनाना है, जो लोकसभा चुनाव के दरमियान खराब हो गया। और इसलिए क्या हुआ कि पवन सिंह को लेकर के कहां पहुंचा गया? उपेंद्र कुशवाहा के घर पे। उपेंद्र कुशवाहा के हार की वजह कौन बना था? तो हार की वजह बने थे कौन? तो वो बने थे साहब कौन? पवन सिंह। अब पवन सिंह को उनके घर पे ले जाना मतलब बहुत साफ था कि भाई राजपूत और कुशवाहा में समझौता हो गया है। अब आने वाले चुनाव में मगध और शाहाबाद में एक दूसरे के लिए वोट करेंगे। दूसरे राजपूत लीडर जो आरके सिंह अपनी बात रख रहे थे, भाई लोगों में लोकप्रियता पवन सिंह की है और उस लोकप्रियता को टैप करने का प्रयास किया गया। तो उधर आरके सिंह कैसे चुप हो जाए और इधर पवन सिंह और कुशवाहा में कैसे दोस्ती करा दी जाए, और मगध और ये आप जो शाहाबाद है वहां पर किस तरीके से जातीय समीकरण को साधा जाए, ये सारा प्रयास बीजेपी करता हुआ दिखाई पड़ा है। वैसे आपको बताएं, ये है तो मूव बहुत जबरदस्त। अगर जातीय समीकरण के लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी ने जबरदस्त कोर्स करेक्शन किया है लोकसभा चुनाव से सबक लेते हुए। पर ये जो पीके भ्रष्टाचार का माहौल बना रहे हैं, क्या ये वाकई डेंट पहुंचाएगा? डेंट पहुंचाएगा तो कितना पहुंचाएगा? वैसे अंकित, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि मगध और शाहाबाद में पीके भी कमजोर है, और अगर बीजेपी अपने को यहां मजबूत करने का प्रयास कर रही है, जो 2020 में कमजोर दिखी थी, उपेंद्र कुशवाहा साथ में नहीं थे, तो समझिए कि ये बीजेपी की बड़ी सही सोच है। क्योंकि बीजेपी जहां पर मजबूत है, सारण, चंपारण, आप मुजफ्फरपुर, वहां पर पीके की पार्टी मजबूत है। पीके की पार्टी नुकसान कर सकते हैं। उस नुकसान की भरपाई अगर मगध और शाहाबाद में कर लिया गया तो बीजेपी अच्छे नंबर ला सकेगी। और इस रणनीति के तौर पर बीजेपी वहां पर काम कर रही है, करती दिख रही है। बहरहाल जो भी हो, पर मुझे ये मूव बीजेपी का बहुत सही लग रहा है कि कैसे लोकसभा से सबक लेते हुए कोर्स करेक्शन किया जाए, कैसे राजपूत और कुशवाहा का कॉम्बिनेशन बनाया जाए, और फिर जातीय समीकरण इस तरह का बनाया जाए कि पीके द्वारा फैलाया गया हवा हो, या आरके सिंह मौका देख करके जो असंतुष्ट नेता हैं उन्होंने जिस तरीके से अटैक किया हो, इन सबको कैसे। क्या बीजेपी को यह समझ में आ गया है कि 2020 में गलती कुशवाहा वाले मैटर पे हुआ? इस क्षेत्र में जिस तरीके से कुशवाहा अलग चुनाव लड़े गए मायावती के साथ, उसके बाद फिर 2024 में पवन सिंह के नाम पे, राजपूतों के नाम पे हो गया गड़बड़, फिर आरके सिंह भी राजपूतों के शामिल न होने का प्रतिनिधित्व का आरोप लगाए। बीजेपी की चीजें समझ में आई कि कुशवाहा और राजपूत इधर पकड़ना ही पड़ेगा। अगर ऐसा है तो क्या सीटों में भी उपेंद्र कुशवाहा कुछ इजाफा होगा, ज्यादा सीटें मिलेंगी कुछ? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के पास एक भी एमएलए नहीं है, ना एक भी एमपी है। तो उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। उपेंद्र कुशवाहा मंत्री बनाए जा सकते हैं, ये कहा जा सकता है। जहां तक सवाल है, मेरी जानकारी में उपेंद्र कुशवाहा को 5 विधानसभा सीटें मिलेंगी, और 5 वैसी सीटें मिलेंगी जो कि जीतने वाली हों। उपेंद्र कुशवाहा भी इसी बात पर फोकस कर रहे हैं कि हमारे ज्यादा विधानसभा सदस्य जीत करके आए, और इन 5 सीटों में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के सिंबल पे भले ही चुनाव लड़ा जाए, लेकिन इसमें भी बीजेपी अपने कैंडिडेट को 1-2 को उतार देगी। इस बात को आप जानिए। पर मैसेज देना यह है कि राजपूत और कुशवाहा में सब कुछ सामान्य हो गया है। जो लालू प्रसाद 2024 में माइक बनाना चाह रहे थे, मुस्लिम, यादव और कुशवाहा, उस समीकरण को जो मजबूत करने का उन्होंने प्रयास किया, बीजेपी उसको तोड़ने में लग गई। ठीक है, तो फिलहाल बिहार में जो राजनीति है, दोनों महागठबंधन और एनडीए दोनों अपने तरीके से सीट शेयरिंग पे बातें कर रही है, और खासतौर से तेजस्वी यादव के चेहरे की जब बात है तो उसमें अभी फिलहाल कांग्रेस बहुत ही साइलेंट दिख रही है। कोई इस तरीके का जवाब नहीं आ रहा है। कुछ इक्का दुक्का नेता जरूर कर दे रहे हैं
कि तेजस्वी बड़ी पार्टी के चेहरे हैं, तो जाहिर सी बात है वो चेहरे होंगे। और उधर एनडीए में आपने देखा किस तरीके से पवन सिंह आए, उपेंद्र कुशवाहा से गले मिले। पवन सिंह ने ट्वीट तक किया कि जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ये फोटो देखकर सांप लूट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। इन तमाम घटनाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जुड़े रहिए, देखते रहिए राग बिहारी। नमस्कार।